सबसे वियर्डेस्ट ऑडिशन क्या रहा आपका? मैंने कुछ तो किया, एक टेक किया, मुझे लगा नहीं अच्छा नहीं किया मैंने कहा भाई एक और करना चाहूंगा, तो उसने बोला दूसरे में क्या कर लोगे? मैंने कहा है सक पका गया मैंने कहा यार ये क्या मतलब क्या है इस बात का? हाउ टू होल्ड योरसेल्फ? जरा सा गम सताए तो बच्चा खोला जाए। जब जब साथ छोड़ने की कोशिश करी वो हुई नाकाम, तो साकी इसी बात पे फिर दे दे जाम पे जाम। ये मिर्जापुर वाले आप ही तो नहीं लिखी थी जो लास्ट में आई थी? कौन सी? वो जो घोड़ा वोड़ा वाली आई थी। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़ा। एक र्यूमर आया था कि मिर्जापुर में जो मुन्ना भैया वाला कैरेक्टर था शायद पहले आपको पूछा गया था, सच है? रूमर नहीं है ये, सच्चाई है। एक तो पंकज त्रिपाठी का बेटा नहीं लग सकता मैं। इन्होंने मुझे गोली क्यों पड़वाई सीने में, एक दिन पूछूंगा। मैंने बोला भाई कोई गलती वलती हो गई क्या मुझसे? मैंने हाँ तो जबरदस्ती मरवा दिया। जो सजा दे या वरदान दे कौन होता है बे? सिद्धार्थ का शायद डायलॉग सुना था कि बाहर से आने वालों के जहाँ सपने पूरे होते हैं वहां से स्टार किड का स्ट्रगल शुरू होता है। मैं यश अंकल से, करण अंकल से, है ना, सलीम अंकल, जावेद अंकल, तो यहाँ तो मैं कैसे बोल दूंगा अंकल भाई? मतलब मैं तो दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता ना उनके। मान लो ना उस बात को, उसको मानने में क्या प्रॉब्लम है कि हाँ भाई ये प्रिविलेज है। किस एक्टर को आपको लगता है कि ऑडियंस ने शोर मचाया जिसके बाद काम बढ़ गया? नवाज, पंकज, राजकुमार। 20-20, 21-21 साल के बाद रिकग्निशन मिला इन लोगों को। अभी मुझे 19 ही हुए हैं, हो सकता 2 साल में हो जाए अपनी काया पलट। कानपुर की सड़कें लाल होती हैं वाकई में? मसाला कम हो गया? मसाला कम नहीं हो गया, लट ज्यादा पड़ रहे हैं पीकने पे। हाँ बकलोली जो है ना, मतलब एक अलग लेवल की होती है वहाँ पे। किससे किससे मार खाया आप? भाई हर चीज से। कौन मुझे तो लेके आई इतना बड़ा डंडा और फिर ऐसे चलाएं कि अब भाग के दिखा। मेरी है एक ऐसी आदत, मुझे ऐसे लगता है कभी कभी कि मैं उड़ते हुए तीर जो है ना जबरदस्ती की ले लेता हूँ। वहां मैं खुद पहुंच जाता हूँ। हाँ मैं मतलब जा भी रहो ना इधर उधर से तो पकड़ लूंगा उसको मैं कि कहाँ जा रहे हो भाई, इधर आओ ना। कई बार लोग कहते हैं कि लड़के भी बड़े अंडररेटेड होते हैं। 1-2 बार तो मैं ही छेड़ा गया हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था। मैंने कहा मैंने बोला मैं पीछे पीछे देखने लग गया कि मुझ पे लाइन मार रहे हो तुम। बट हो अच्छा भी लगा था, ऐसी बात नहीं। इट वाज क्वाइट फ्लैटरिंग। गूगल मैप पर सारी दुनिया की सड़कें एक तरह से दिखती हैं और एक शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां की सड़कें अलग तरीके से लाल रंग में दिखती है। वो शहर जहां पर सब लोग मुस्कुराते रहते हैं, वो शहर जहां के लोग बड़े खुशमिजाज होते हैं, और वहीं से एक बेहतरीन कलाकार आज हम लेकर आए हैं, अमित सयाल। भाई थैंक यू। कहने को ये रंगबाज रहे हैं, गुंडई किए हैं, गुंडई करवाए हैं और गुंडई रोके हैं, लेकिन अब तमाम तिकड़म भिड़ा के रो रहे हैं और रुला रहे हैं। जी, और बहुत खुशी है मुझे तिकड़म लगा के रोना रुलाना करवाना। और खुशी क्यों है? क्योंकि जो आपने पहला जो इंट्रोडक्शन दिया रंगबाजी का, है ना, और गुंडाई का, और ये सब कर करके थक गया था भाई, मतलब थक गया था। और अभी किसी को मैंने बोला यार मुझे ऐसा लगने लग गया था उन दिनों में कि काम पे जा रहा हूँ। तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं काम पे जा रहा हूँ। मेरा जो काम है वो काम नहीं लगना चाहिए मुझे, क्योंकि जो भी काम बाकी दूसरे छोड़ के सोचा था कि एक्टिंग की दुनिया में आऊँगा, क्योंकि मन है ये करने का, और वही अगर काम लगने लग जाए तो थोड़ा मुश्किल है। और बड़े सही टाइम पे तिकड़म जैसी फिल्म आ गई लाइफ में, और कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिला, और बहुत मज़ा आया यार ये फिल्म करके। और जितना वो सब जो इंटेंसिटी भर गई थी ना जिंदगी में, वो निकल गई यार। नहीं बट जो फिल्में आपने इससे पहले की, जैसे जामताड़ा थी, बढ़िया दबंगई वाला किरदार था, लोगों को याद है। अभी भी कई बार गाली मजाक मजाक में हम लोग रिपीट कर देते हैं। मिर्ज़ापुर सबके जहन में अभी भी चल रहा है, एसएसपी साहब को लोग पसंद कर रहे हैं। महारानी क्या कमाल का किरदार था, मेरे पिताजी बैठ के 2 बार घर आके रिपीट करके देख लिए। तो इन किरदारों से नाम तो मिला था बढ़िया, पैसा भी अच्छा मिला होगा। नहीं, नाम पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मिला ही है। और मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा बर्नट आउट फील कर रहा था ये सब इंटेंस रोल करने का, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये काम जो है वो मेरे प्रिय नहीं है। बहुत प्रिय हैं, इनसे बहुत नाम मिला है मुझे, और मुझे बहुत मज़ा आया करने में।
महारानी चौथा वाला होगा तो फिर कर लेंगे, मैं तो मना नहीं करूँगा। लेकिन बहुत ज़रूरी हो गया था यार ये बीच में ना, कि अपने लिए ही बहुत ज़रूरी हो गया था कि यार सिर्फ यही थोड़ी ना हूँ मैं, इंटेंस रोल करने के लिए थोड़ी ना मतलब एक्टर बना हूँ मैं, और भी चीज़ें हैं, और भी जॉनर्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और होता ही है कि थोड़ा स्टेरियोटाइप हो जाते हैं तो वो, और इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व रहती है सारे शोज़ में, फिल्मों में, तो लोगों को लगता होगा भाई कि नहीं यार ये वाला तो प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड है ना, तो यही दो, इसमें बेस्ट फिट होता है ये आदमी। तो अभी कम से कम ये तो होगा कि नहीं नहीं ये भी कर सकता है। तो अगर दो अलग अलग चीज़ें मतलब पोल्स अपार्ट कर सकता हूँ मैं, और अच्छे से कर सकता हूँ, तो और भी दरवाजे खुलेंगे। अब मैं आपकी जब बात सुन रहा हूँ तो मुझे 2 साल पहले हमारी आपकी मीटिंग का एक कॉन्वर्सेशन याद आ रहा है। किसी ने मुझे जब आपको दिखाया तो कहा कि यार ये एक्टर ना बहुत कमाल का एक्टर है, एकदम आग भरी है, फटने वाला है। और फिर 2 साल बाद जब मैं आपसे मिल रहा हूँ तो आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि शायद आप अभी भी थोड़ा अंडररेटेड रह गए। यार बड़ा टैलेंट है मुझ में, लेकिन मेरा टैलेंट एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं लोग, मुझे और ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं वो जहां की मैं दिखाऊं कि देखो यार मुझ में दम है, मैं उस लीग में जाऊं जहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, के या इरफान खान हुआ करते थे। मैं उसी लीग का एक्टर हूं, बट वहां पहुंचाने के लिए मुझे ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा जिसमें तिकड़म लगा रहा हूं। अब यार पता नहीं उन लोगों ने कौन सा ऐसा तिकड़म लगाई थी कि वो वहाँ पहुँच गए। और मुझे तो बहुत बार ये भी लगता है कि हम लोग ना, जैसे अब नवाज़ की बात करें तो नवाज़ की अगर बात करें तो नवाज़ और मैं उन दिनों से एक दूसरे को जानते हैं जब नवाज़ नहीं थे, और मतलब हम लोग एक दूसरे के, मेरे तो घर भी 1-2 बार आए थे वो, मैं उनके लिए मतलब खाना वाना ये वो फलाना शूल उल के टाइम से सरफरोश शूल नहीं, उतना भी दूर नहीं, थोड़ा बीच में, मतलब जब तक आई थिंक नवाज़ वासेपुर के गैंग्स नहीं करी थी। वासेपुर के हाँ, वासेपुर से पहले। तो यार उससे पहले भी तो वो आदमी काम कर रहा था, एक्टर तो वो तब भी बहुत अच्छा था जब वो 2-2 सीन करता था, 3-3 सीन करता था। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है नवाज़ का एक इंटरव्यू मैंने देखा तो उसमें उसने बोला भी था कि वो, उन्होंने अपनी माता जी से जब बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि बेटा कूड़े का ढेर भी जो है ना अपनी जगह बदलता है, तो तेरा भी टाइम आएगा। तो आई थिंक ये सब हमारे प्रोफेशन में ना, आई थिंक जनरल लाइफ में यार ये सिर्फ टाइम की बात है, और मुझे बिल्कुल ऐसे फील नहीं होता कि मैं अंडररेटेड हूँ। ये एक्चुअली फील होना चाहिए जो लोग मुझे पसंद करते हैं। तो लोगों ने ज़रूर बोला है मेरे बारे में कि अंडररेटेड एक्टर है, और मैं कमेंट्स भी कभी कभी पढ़ लेता हूँ, तो अंडररेटेड एक्टर है और काम मिलना चाहिए। तो मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मुझे लगता है कि यही है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करता जाऊँ, अपने आप को चैलेंज करूँ, और नई नई चीज़ें ट्राई करूँ, नए जॉनर्स को एक्सप्लोर करूँ, और जितना मैं ज़्यादा करूँगा उतना मैं ऑडियंस की निगाह में आऊँगा। ऑडियंस की निगाह में आऊँगा तो ऑडियंस मुझे लगता है बॉस खुद ही शोर मचाती है अपने एक्टर के लिए, फिर लोगों को करना पड़ता है नोटिस। नहीं तो जैसे किस एक्टर को आपको लगता है कि ऑडियंस ने शोर मचाया जिसके बाद काम बढ़ गया? नवाज़, पंकज, राजकुमार राव अपना, और सब गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले हैं। और इरफान भाई, यार ये लोग तो कब से हैं यार, मतलब 20-20, 21-21 साल के बाद रिकग्निशन मिला इन लोगों को, तो अभी मुझे 19 ही हुए हैं, हो सकता है 2 साल में हो जाए अपनी काया पलट। और तो हाँ ये यार मैं, और मतलब समझ रहे ना, एक्टर को ये जो दुनिया, एक्टिंग की दुनिया है, क्रिएटिविटी की दुनिया है, इसमें आई थिंक आप बस इतना ही कर सकते हो कि आप लगे रहो यार, और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। और कुछ ना कुछ एक ना एक दिन कुछ ना कुछ होगा अगर आप ऑनेस्टली काम करते जा रहे हो। अच्छा, हमने कहीं पढ़ा आपके बारे में कि आप जब आए थे आपको पहली पिक्चर मिल गई थी, फिर दिमाग 10 महीने में, हाँ, फिर दिमाग में थोड़ा चढ़ गया। हाँ, थोड़ा चढ़ा, ऐसा चढ़ा कि वो मतलब 3-4, और ये चढ़ना ऐसा होता है ना भाई कि ये सीधे ही धक्का मारा उसने 4-5 साल पीछे, ऐसा नहीं कि लोगों ने कोई बहिष्कार कर दिया मेरा, बॉयकॉट हो गया मेरा। अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट हुई, और तुम अपने आप को खुद ही मतलब गधा बनाने पे तुले हुए हो, तो चली गई वो हाथ से। अब वो जब चली गई है तो फिर मेरे अंदर ये भी नहीं कि बैठ के रोता रहूं घर पे, तो फिर मैंने फिर बैक टू स्क्वायर वन, फिर से शुरुआत करो,
मेरी है एक ऐसी आदत, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं उड़ते हुए तीर जो है ना ज़बरदस्ती की ले लेता हूँ। वहां मैं खुद पहुंच जाता हूँ। हाँ, मैं मतलब जा भी रहा हूँ ना इधर उधर से तो पकड़ लूँगा उसको मैं कि कहाँ जा रहे हो भाई, इधर आओ ना। और ऐसी 2-3 बार मैंने चीज़ें करी हैं। मैं डैनी बॉयल से मिला यार, मतलब मैं उनका फ़ैन था बचपन से ही, सारी फिल्में देख रखी उनकी। वो आदमी सोचो इंडिया आता है, मैं उनसे मिलवाया जाता है मुझे उनसे, वो मुझे पूरी स्क्रिप्ट दे देते हैं फिल्म की। और सलीम करके एक रोल था उसमें, तो मैं उसके लिए ऑडिशन करता हूँ जाके, और वो उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर 10-12 दिन के बाद आता है वहाँ से कमेंट कि यार तुम ना बहुत उम्र में बड़े हो इस रोल के लिए। तो मैं फ़ोन पे बोलता हूँ भाई मुझे मेरी बात करवा, ये सब अभी मत करो, मैं मतलब वज़न कम कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, एकदम छरहरा लौंडा लगूंगा, किसी भी पता ही नहीं चलेगा कि मेरी उम्र है ना 30 साल है 29 साल है जो भी है। तो इतनी प्यारी बात बोली ना उन्होंने यार, उन्होंने बोला कि यार उम्र तो कम कर लोगे लेकिन ये जो मैच्योरिटी है उसका क्या करोगे। वो लड़का जो है वो 16-17 साल का होना चाहिए, तो इतना तुम मैच्योरिटी लेवल नीचे करोगे तो एक्टिंग करने लग जाओगे। इस तरीके की वो आदमी मुझसे बात कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे ये ऑफ़र दिया, ये जो इरफान भाई ने रोल किया है ये, ठीक है। मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी, मैंने कहा ये कैसा रोल है यार, इसमें तो मतलब क्या है, वो एक कमरे में बैठा हुआ है इंटेरोगेट कर रहा है पुलिस ऑफिसर, अकल ही नहीं थी भाई। मैंने इरफान भाई को देखा तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया, मैंने कहा मतलब कितनी बार ऐसी गलतियां करेगा मेरे भाई, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं यार। अभी राइट प्लेस द राइट टाइम होऊंगा तो इनसाइड एज मिल गई। बढ़िया रोल था, तो हालांकि चैलेंजिंग रोल था, मतलब थोड़ा अलग था, भाई बट चैलेंजिंग रोल था लेकिन इतना आसान था मेरे लिए वो, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वही सोच रहा था अपनी लाइफ में। जिस स्पॉट पे था ना मैं एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे था। वही फ्रस्ट्रेशन देवेंद्र मिश्रा की, वही आंगस्ट, वही चिड़चिड़ापन, वही मतलब कि दुनिया को दिखाऊंगा एक दिन फलाना ढिमकाना कि मैं कौन हूँ, और वही देवेंद्र मिश्रा था। तो जो फील कर रहा था वही मिल गया, तो डाल दिया उसमें सब कुछ। तो बहुत सारा देवेंद्र मिश्रा जो मैं कर रहा था वो मैं ही हूँ उस टाइम पे। तो अब मिल गई ऐसी चीज़, अब नहीं मिल रही थी पहले, अभी क्या कर सकते हैं इसका। बॉलीवुड की कोई फिल्म ऐसी जो आप मिस करके आपको लगा यार छा गई ये, मैं गलती कर गया? बॉलीवुड की नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मतलब बॉलीवुड यही एक दो किस्से हुए हैं यार, स्लम डॉग मिलियनेयर के साथ हुआ है, और ये देव पटेल की अभी जो है ना मंकी मैन, यार ये भी इसमें भी लोचा हो गया थोड़ा। बट नहीं, बट वो मेरी गलती नहीं थी। वो कोविड के चक्कर में वो क्या कहते हैं वो बबल वाला बायो बबल, हाँ। हाँ, वो सिस्टम बना रहे थे वो लोग कि बाहर जाएंगे, फिर 3 महीने पहले इस टाइप का कुछ कि 3 महीने पहले जाएंगे, फिर वहीं रहेंगे, फिर वहाँ शूट करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस में मुझे लग रहा है, जो मुझे याद है जहाँ तक, 3-4 महीने लग जाते मेरे। और तब तक तो मैं 2 सीरीज़ पाड़ देता यहाँ पे। तो मैंने जब उसको वे किया तो मैंने कहा यार ये इसमें मैं लीड कर रहा हूँ। आई थिंक काठमांडू कनेक्शन कर रहा था बीच में, और एक और कुछ शो किया था। मैं कहा मैं इसमें लीड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रोल भी है, और वहाँ जाऊँगा 4 महीने वेस्ट हो जाएंगे, और पैसे वैसे भी उतने नहीं मिल रहे भाई जितने यहाँ मिल रहे हैं, तो अपने ही यहाँ पे काम कर लो। अब देख लो मंकी मैन का क्या हालत है, मतलब बहुत ही सही फिल्म बना दी उसने। तो किस्मत की बातें हैं ये, इसमें मतलब आप नहीं जूझ सकते ज़्यादा। वन वे और दी अदर आई हैड टू टेक अ डिसीजन, आई टुक द बेस्ट डिसीजन अकॉर्डिंग चलो टू। अब एक नया क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। टैलेंट और किस्मत, आदमी को स्टार बनाने में ज्यादा कौन सा चाहिए बॉलीवुड में? किस्मत। टैलेंटेड तो बहुत लोग हैं यार, टैलेंट की कोई कमी है क्या? वो तो हमको टैलेंट तो जो दिख रहा है वो हमको लग रहा है टैलेंट है वो। अगर आप पीछे जाओ, जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और कितने नए नए लोग अभी OTT के टाइम में आगे आ गए हैं, ये टैलेंटेड ही होते पहले, ये टैलेंटेड नहीं होते तो कैसे आते थे यहाँ पे? तो सबकी अपनी अपनी राइट प्लेस द राइट टाइमिंग है, किस्मत है। और बहुत सारे टैलेंटेड लोग बनने के बाद भी गिर जाते हैं, तो वो क्यों गिरते हैं? अगर टैलेंट ही सिर्फ काम कर रहा होता तो फिर उनका डाउनफॉल क्यों आता है? आई थिंक किस्मत बहुत बड़ा रोल करती है यार, प्ले
चीज़ों को बन आप लेकिन आपको नहीं पता ना वो कब स्ट्राइक करेगी, तो आपको अपना काम करते रहना पड़ेगा ना भाई। अच्छा, एक कहानी हमने आपके बारे में सुनी, क्योंकि अब किस्मत की आपने बात कर दी, तो किस्मत तो आपकी बढ़िया रही, सारा शिकायत तो करना बनता नहीं है। एक आदमी जो टैक्सी चला रहा था, सही है कहानी है ये खाली छापने के लिए छाप दी गई? नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं, क्योंकि एक आम जनता में एक परसेप्शन होता है कि जितने बड़े आदमी हैं वो अपने पीछे एक बैगेज लेके चलते हैं कि देखो मैं बहुत गरीब था, मैं परेशान था, मैं ऐसा था। आप ना भाई मेरे मुंह की बात छीन रहे हो आप। मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता ये सब बातें करते हैं। क्योंकि ये जो मैं कर भी रहा था ना, जो बोला जाता है या मैं बोलता हूँ अपने आप ही जब पूछा जाता है, तो ये भी मैं बड़ी खुशी से कर रहा था यार। मैं कोई थोड़ी ना वो मजदूरी की तरह कर रहा था उसको कि अरे यार जिंदगी बर्बाद हो गई, ये बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, वेटरी करनी पड़ रही, टैक्सी चलानी पड़ रही, बताओ यार क्या ज़िंदगी है। मैं बहुत मज़े लेके कर रहा था। मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं दुनिया के बेस्ट बर्तन मांजने वाला बनूं। बेस्ट बर्तन मांजने मैं वाला। सच बता रहा हूँ भाई, मैं जब 21 साल की उम्र में गया था मैं मेलबर्न, मैं तो सोच के ही गया था कि पार्ट टाइम जॉब करूंगा। कौन नहीं करता है दुनिया में, वो अब मैं कुछ बन गया हूँ तो वो मतलब वो स्टोरीज उछाली जा रही। इसमें कोई बहुत बड़ा वो कोई अक्लेम थोड़ी ना है। नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी कई सारे बॉलीवुड के लोगों से हमने बात की, तो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि अब बॉलीवुड में न्यू नॉर्मल शुरू हो गया है। लोग दिखाते हैं अलग से वीडियो बनवा के, देखो हम हाथ से खाना खा रहे हैं, सड़क पे वही कपड़े पहन के नॉर्मल घूम रहे हैं, सस्ती वाली टी शर्ट। सो अब बॉलीवुड के लोग भी दिखाते हैं कि हम नॉर्मल लोग हैं, हम वो एलीट क्लास वाले नहीं हैं। और ये बड़े बड़े स्टार्स के बच्चों के बड़े वीडियोज ऐसे आते हैं। क्यों दिखा रहे हैं? मतलब कौन देखना कौन चाहता है ये सब? आप टी शर्ट पहन के घूम रहे हो तो घूमो भाई, अब इसकी फोटो खिंचवा के डालने की क्या जरूरत है? मुझसे तो देखिए सेम कपड़े हमने, अरे हैं बहुत बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे, ये आप जो सेम कपड़े दोबारा रिपीट किए। ये जो आप फोटो देख रहे हो ना पीछे, ये वाली, ये जब मुझे पहना के ये फोटो शूट किया गया था ना भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या। तो मुझे ना ये अपना फिल्म वाला कैमरा ना इसके सामने नहीं हो पाता मेरे से। हमको तो अमिताभ बच्चन याद आ गए, एक फिल्म थी ना उसमें कहते हैं जब सूट बूट पहन के आते हैं, हाँ तो कहते हैं अरे हाँ वो कि फिर गाना गाते हैं वो, है ना, दिलबर मेरे वाला। उसमें कुछ थी ना कि अरे साला कपड़ा आदमी, हाँ कि दिल साफ हो ना हो लेकिन आदमी का कपड़ा जरूर साफ होना चाहिए। कपड़ा आदमी की औकात बदल देता है। हाँ यार ये सब बेकार की बातें हैं सब, मतलब। बट उसमें एक कहानी ये भी थी कि रणदीप हुड्डा भी शायद आपके साथ थे, और रणदीप हुड्डा और आप दोनों उस टाइम, रणदीप और मैं 21 साल की उम्र में मिले थे, जब दोनों 21 के थे, वहीं मेलबर्न में ही। और पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि वी जस्ट हिट इट ऑफ एज फ्रेंड्स। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हम दोनों में पर्सनालिटी वाइज सिमिलर हैं, फिर वो हम लोग फिर अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, फिर जुदा लोग हो जाते हैं, और क्लिक कर गया कुछ हमारे बीच में यार, घमासान दोस्ती हो गई और अभी तक चल रही है वो। और एक्चुअली ये सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन मी बीइंग इन द फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद इतना मुझे कोई पुश ही नहीं करता कि आओ इधर काम करो, तुम्हारा मन है ट्राई करो एक बार। तो वो रणदीप ही वो आदमी जिसने मुंबई बुलाया था। हालांकि रणदीप को भी जब मैं किक में देखता हूँ एक इंस्पेक्टर के रोल पर, तो एक नॉर्मल सा रोल, और फिर जब मैं सावरकर में आप लोग को देखता हूँ या उससे पहले सरबजीत में देखता हूँ, मेरे को लगा यार क्या बेहतरीन, मतलब इस बंदे ने अपने ऊपर काम किया है। भाई वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस सदी का इस देश में नहीं, मतलब आप उसको इजीली कहीं भी किसी भी एक्टर से कंपेयर कर सकते हो उसको। बहुत मेहनती आदमी भाई वो, और वो एक्चुअली वो ले रहा है सही मज़े एक्टर बनने के। वो फिर वो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है वो, कि आई वांट टू जस्ट ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग टू लर्न एंड और टू एक्चुअली ऑब्जर्व कि कैसे करता है वो काम। बहुत मेहनती आदमी। तो फिर आप लोगों को भी शिकायत नहीं होती है यार, इतने बड़े एक्टिंग हम लोग करते हैं, हर फिल्म में जान डाल देते हैं, जो देखता है यार आके सीटी मार के आता है, लेकिन फिर वो जो टॉप बॉक्सेस होते हैं, जो नंबर वाला हिसाब किताब होता है, वहां पर हम थोड़ा रह जाते हैं। डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ही ना बॉस, डिसअपॉइंटमेंट होता है, बट डिसअपॉइंटमेंट करें किससे? क्योंकि मुझे तो ये ऐसा तो लगता नहीं है कि मतलब कोई ऊपर कहीं फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के मेरे धागे जो है काट रहा होगा या मुझे रोक रहा होगा ऊपर जाने से। किसके पास इतना टाइम यार? अभी फिर वही घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि आपका किस्सा अगर चलना होगा और आपको वहाँ पहुँचना होगा, तो कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता आपको वहाँ पहुँचने से।
यू नो। और अगर नहीं होना होगा ना तो आप दुनिया भर के जतन लगा लो, है ना, दुनिया भर की पीआर करवा लो, दुनिया भर के इधर उधर चले जाओ, हाँ, दुनिया भर के अपनी खुद के ऊपर फिल्म बना दो, नहीं होगा यार। और कितने सारे केसेस दोनों ही के लिए हैं हमारे सामने फॉर अगेंस्ट में, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो मुझे लगता है डेस्टिनी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। नहीं, बट जैसे मेरे मन में सवाल आता है, किसी ने एक शर्ट उतारी, पिक्चर बाकी क्या हुआ, पहले दिन चली गई 40-50 करोड़। एक आदमी रणदीप हुड्डा जैसा है जिसने शरीर गला लिया सरबजीत के लिए, खबर आई मरने तक उतारू हो गए थे। सावरकर में हमने देखा, अब उसका कलेक्शन इतना सा आया, जिसने देखा ताली सबने पीटी, बट पैसा इतना सा आया। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसका कलेक्शन जिस हिसाब से वो रिलीज़ हुई थी और जितने हॉल्स में रिलीज़ हुई थी, जिस तरीके का बिजनेस वो अगर और उसको मिलता हो, यू नो, प्लेटफॉर्म, तो वो और अच्छा बिजनेस करती थी। आई थिंक इतना ही कर लिया उसने। आई थिंक गलत बोल रहा हूँ, अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ तो 30-35 करोड़ 40-35 करोड़ तो किया ही था उसने कुछ कलेक्शन, जो कि जितने कम स्क्रीन में होता है बहुत है यार। वो अगर ये जैसे सारी फिल्में 5-6 हज़ार स्क्रीन में होती हैं रिलीज, तो आप कर लो अपना मल्टीप्लाई, क्या होता फिर उसका। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि थोड़ा सा अपनी मर्जी का जब काम करना होता है ना आपको, कि मुझे यही काम करना है और ऐसे ही काम करना है, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, दूसरे के लिए भी हो जाता है। तो उस एरिया में तो मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ कि सबके साथ मिल के कैसे काम करें, यू नो, इन द सेंस कि क्या बात करें, किस तरीके से बात करें, और बात वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही है उसको समझना भी ज़रूरी है। और मुझे तो लग रहा है कि मैं एक्टिंग और क्राफ्ट का स्टूडेंट तो हुई, और अभी ये जो इस तरफ की टेबल की इस तरफ की चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा सीखने में लापरवाही हो गई थी, अभी वो भी सीख रहा हूँ। ठीक बात। कानपुर की सड़कें लाल होती हैं वाकई में? सड़कें तो गूगल मैप पे सड़कें तो क्या है ना, वो गाड़ी के टायर चल के खाली ही रह जाती है, वो चपक जाती होगी लाली उस पर। दीवारें आपको बहुत एकदम लाल मिलेंगी। बट अभी मैं हाल फिलहाल में जितनी बार भी कानपुर गया हूँ ना यार बॉस, आई एम लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज। काफ़ी साफ सुथरा है यार, मतलब मसाला कम हो गया है? मसाला कम नहीं हो गया, लट ज़्यादा पड़ रहे हैं पीकने पे। मुझे लग रहा है लट ज़्यादा पड़ रहे हैं लोगों को, इसलिए थूक नहीं रहे सड़कों पे, या तो फिर लोगों के अंदर अकल आ गई होगी भाई। कानपुर मतलब मेरा पहला पॉडकास्ट है, मेरे मित्र आए थे, तो इज ऑल्सो फ्रॉम कानपुर, तो ही सेड कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कानपुर बीच में कहीं शायद टॉप पर आया था। अच्छा, तो वो कहे गलती से आ गया होगा, क्योंकि जो देखने वाले डाटा लोग सब ऐसे मुस्कुरा रहे थे। वो एक्चुअली खा रहे थे तो उन्हें लगा मुस्कुरा रहे थे। भाई वो ऐसा शहर है, मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 रुपया है ना जेब में, ठीक है ना, तो वो ऐसी बातें नहीं करेंगे 1000 रुपये वाले की। वो 1 रुपया जो है वो आपको ये यकीन दिलवा देगा कि तुम्हारे पास अगर 1000 रुपये भी है ना, तो भी तुम उससे गरीब और नीचे हो। इस टाइप के शहर है वो। हाँ, बकलोली जो है ना, मतलब एक अलग लेवल की होती है वहाँ पे, और मतलब कॉन्फिडेंट लोग हैं भाई। कुछ नहीं होगा तब भी सब कुछ है उनके पास, और कुछ पता भी नहीं होगा तब भी उन्हें सब कुछ पता है। तो है वो शहर में कुछ एटीट्यूड में है उस वहाँ के भरोसा हवा रखिए, पुराने खिलाड़ी हैं। मतलब बहुत बहुत भयंकर लोग हैं भाई। ओके, ये तिकड़म का मैंने टीजर देखा। अब कानपुर का जिक्र मैंने किया आपके माँ बाप को लेके। छोटे शहरों में या यूपी बिहार के शहरों में भी माँ बाप सब एक देश से होते हैं, भावुक होते हैं, लड़का बच्चा पढ़े लिखेगा आगे बढ़ेगा। तिकड़ा में मैंने आपका भी रोल देखा, 30,000 रुपये पा जाऊंगा तो बच्चों को ये दूंगा वो दूंगा। माँ बाप से कैसा रिश्ता था? माँ बाप से मतलब छोटे टाइम में जब कानपुर में माँ बाप से माँ बाप जैसे ही रिश्ता था, मतलब जैसे सबका होता है। नहीं, माँ देखिए, माँ जो है वो उन्होंने स्कूल में लाइब्रेरियन की नौकरी इसलिए करी थी ताकि हम दोनों बच्चों को टीचर्स वार्ड के कोटे में एडमिशन मिल जाए, यू नो। और वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पिलर रही। पिताजी अपने काम में बिजी रहे। पिताजी के साथ थोड़ा सा जो है वो मतलब ऐसे दिल का कनेक्शन नहीं था, प्यार मोहब्बत सब था, ऐसा कुछ नहीं। बट मॉम का जो है थोड़ा वो ज़्यादा रहा। यही होता है, हाँ, बाप से बातें कम होती है, माँ से। हाँ, माँ से थोड़ा ज़्यादा रहा।
और क्योंकि वो सारा हर समय इन्वॉल्व रहती थी। ऊपर से वो जिस स्कूल में हम दोनों पढ़े हैं वहीं पे लाइब्रेरियन कम टीचर भी थी वो। तो मतलब कुछ भी कर दें अगर स्कूल के अंदर तो फटाक से उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी। और तो वो उनकी नज़र बहुत गहरी रहती थी हम दोनों भाइयों पे। और पिताजी तो अपना बिजनेस में बिजी रहते थे, जाते थे सुबह, रात को घर वापस आते थे। अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि तिकड़म कोई लेके, जैसे आपने छेड़ी है ना बात, तो हमारे जो घर में जो फादर्स होते हैं ना, तो थोड़े से आई थिंक बेटों की तो स्पेशली थोड़ी अलग रहती है उनसे ना। मतलब वो जो जुड़ाव होना चाहिए ना दोनों पेरेंट्स के साथ इक्वली, वो हमारे फादर्स में और सन्स में थोड़ा इशू रहता है। और मतलब खुल के नहीं रहते हैं। मेरे और मेरे डैड के बीच में तो ऐसा खुल के वाला रिलेशनशिप नहीं था। मज़ेदार था, लेकिन मेरे पिताजी तो यही बोलते रहते थे मुझे कि रिजर्व्ड रहा करो तुम, बड़े हो। हाँ, रिजर्व्ड रहा करो, और तुम ज़बरदस्ती की बातें मत किया करो, और ज़्यादा फालतू की हंसी ठट्टे करते रहते हो, और किसी के साथ भी घूमने चले जाते हो, नीचे टहलने चले जाते हो, ये सब मत किया करो, रिजर्व रहा करो। मुझे आई थिंक अब वो समझ में आ रहा है कि वो क्या कहते होंगे उस टाइम पे, रिजर्व का चक्कर क्या था उनका, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कभी। तो वो कहते थे कि भाई ये जो है ना, ये इसको थोड़ा कंट्रोल में रखो, और समझ बूझ के रखो कि कैसे कहाँ यूज़ करना है। तो पहले भी जो आप पूछ रहे थे ना, वो यही है सब। तो ये मैं सीख रहा हूँ भाई, अब जाके सीखना चालू किया है मैंने ये। किसी ने मुझसे कहा था कि छोटे शहरों में बाप बेटे का रिश्ता बस में चलने वाले कंडक्टर सवारी जैसा होता है, साथ साथ चल रहे हैं लेकिन बात नहीं होती उतनी खुल के, सिर्फ काम की बातें होती है। हाँ, और लेकिन यार अभी जैसे मैं अभी बाप बनाना, अभी मुझे सब समझ में आ रहा है कि वो उनके दिमाग में क्या चलता रहता होगा। कि जैसे ही आपकी फैमिली होती है ना, तो आप अपने बारे में तो सोचना ही भूल जाते हो, और सारा समय 24 घंटे जो है कि इसके लिए क्या करूं, घर के लिए क्या करूं, बीवी के लिए क्या करूं, यही चलता रहता है। तो उस चक्कर में ना आई थिंक आप थोड़े थोड़े जुदा भी होने लग जाते हो, और जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता। आई थिंक अभी थोड़ा सुधर रहा है मामला, अभी जो थोड़ी यंगर जनरेशन है, और वो जो सारा अभी कल्चर, इंडिया एज ए कल्चर भी जो थोड़ा चेंज हो रहा है, कि इक्वल प्लेटफॉर्म, मैन वुमन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, दोस्ती टाइप का एटमोसफेयर घर में। अरे आप यहाँ की बात कर रहे हो, कुमार विश्वास से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामक बात हो रही थी, तो वो कहे कि पांडवों को सिखाने के चक्कर में वो अपने बेटे को भूल गए, और बाद में वहाँ उस जमाने में बाप बेटे में नहीं बनी, क्योंकि करियर बनाना था द्रोणाचार्य जी को। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और आई थिंक यही होता है कि अपने बेटे के लिए सब करना चाह रहे थे, लेकिन जिसके लिए करना चाह रहे थे उसी से डिस्टेंस आती है। और आई थिंक मेरे पिताजी तो आई एम श्योर कि किसी और के लिए नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन वो डिस्टेंस पता नहीं उनको, आई थिंक कुछ ऐसा उनके ही परवरिश में ऐसा कुछ उन्होंने या तो देखा होगा अपने पिताजी को करते हुए ऐसे ही, कि भाई आदमी का काम होता है, जाओ काम करो, प्रोवाइड करो और ख़त्म करो, और घर की गृहिणी का काम होता है घर संभालो, बच्चों को संभालो, उनकी देख रेख करो, उनके ऊपर नज़र रखो। और पिताजी आई थिंक हमेशा मुझे लगता था, मेरे डैड ना थोड़ी एक्टिंग भी करते थे, वो जो रिजर्व के चक्कर में ना थोड़ा, हाँ, कि मतलब मैन ऑफ द हाउस, हाँ, कि मतलब साले डर के रहे हैं लोग, है ना, कि पहले होता भी था ये कि हाँ पापा आ रहे हैं तो थोड़ा डर के। क्योंकि पिटाई सबसे ज़्यादा माँ करती थी, पापा इतनी पिटाई कभी नहीं किए, सबसे ज़्यादा पिटाई माँ करती थी। किससे किससे मार खाया आप? भाई हर चीज़ से। मुझे तो याद है, हमें वो कानपुर के घर में डाइनिंग टेबल हुआ करती थी, और कुछ कहा सुनी हो जाती थी, मम्मी गुस्सा आ जाता था, तो हम लोग जब बड़े हो गए तो हम लोग डाइनिंग टेबल के चारों तरफ भागते रहते थे, वो बेचारी वो फॉलो करती रहती थी। फिर हम लोग थोड़े और अच्छे हो गए तो फिर हम लोग ये कटिंग वटिंग करके भागते थे, कि उधर भागे फिर उधर भागे, तो परेशान ना गई बेचारी वो। तो एक दिन भागे हम लोग, तो थोड़ा सीढ़ी थी उधर ना, उधर गई और लेके आई इतना बड़ा डंडा, और फिर ऐसे चलाई कि अब भाग के दिखा, समझ। तो ये सब मम्मी ने बहुत मारा यार, चप्पलों से, झाड़ू से, पाइप से पड़ी मार? पाइप से नहीं पड़ी है, मतलब थैंक गॉड नहीं पड़ी, तो चपक ही जाता है वो। और वो जो थापी नहीं होती कपड़े वाली, हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे बाप। पापा को मुझे याद है कि सिर्फ 1-2 बार उन्होंने मुझे मारा होगा, और वो भी बहुत दिल भारी करके, ऐसे वाला नहीं होता, खींच के भी नहीं दिए थे वो। तो उनको आई थिंक मारना वारना अच्छा नहीं लगता था।
बट उनसे वैसे ही हालत ख़राब रहती थी। मम्मी लोग का तो जन्मसिद्ध अधिकार। एक बार मम्मी का क्या ना, मम्मी यही चक्कर होता है ना, मम्मी ने हाथ खोल दिया ना एक बार, अब तो पता है ना कि कितनी ज़्यादा जोर की पड़ सकती है मैक्सिमम, तो आप तैयार होते हो। पापा का आइडिया ही नहीं था कि अगर एक दिन मार दिए बहुत तेज तो क्या होगा। तो ये मार पिटाई हुई, बट होता है यार फादर्स का, आई थिंक अभी भी होता है कि एक अलग ही रखो, रुतबा अलग रखो, ताकि कम से कम बैड कॉप गुड कॉप तो प्ले हो पाए ना घर के अंदर। सही बात है। आपने अभी इक्वलिटी की बात की तो मेरे मन में एक सवाल आया। जॉन अब्राहम ने अभी कहीं कहा कि इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर वीमेन, चाइल्ड एंड एनिमल्स। आप मानते हो ऐसा कुछ कि मतलब कुछ इंडिया 140 करोड़ की आबादी है, केसेस आते हैं, बट डू यू बिलीव कि इतना अनसेफ इंडिया है? यार बड़ा सब्जेक्टिव मामला है, मतलब इंडिया को अगर मैं जनरलाइज कर दूंगा हाँ, तो फिर तो मतलब मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ कि मुझे हर जगह का सेंसस पता है और कहाँ पे कौन से कस्बे में कौन से गांव में क्या हो रहा है। बट ये तो 100% है ही श्योर कि अभी हम लोग वो जो उस लेवल की सेफ्टी होनी चाहिए किसी भी सिटीज़न के लिए, सुरक्षा के लिए, वहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं अभी भी, और पहुँच रहे हैं। और अगर इस टाइप का स्टेटमेंट दिया ना तो भाई एक बार बता दो कि ये तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी होता है और बहुत बुरा बुरा होता है। और अभी क्या परसेंटेज, कितनी पॉपुलेशन है, किस शहर में क्या है, कितनी परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या पता हमको यार। ये सब, इन सब बातों में ज़्यादा ओपिनियन देना नहीं चाहिए। ये बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट आपको बहुत जनरलाइज लग रहा है मुझे, तो बहुत जनरलाइज लग रहा है कि साउंड कूल करता है जो। साउंड कूल तो नहीं पता मुझे कर रहा है बट बहुत जनरलाइज्ड यार। ये सब बहुत सोच समझ के ये सब स्टेटमेंट देने चाहिए मेरे हिसाब से यार। मतलब क्या लड़कों की प्रॉब्लम नहीं होती है? जैसे आप हो, कई बार लोग कहते हैं कि लड़के भी बड़े अंडररेटेड होते हैं, उनके जीवन में बड़ी समस्याएं होती हैं, बट लड़कों की कोई बात नहीं करता। जैसे अभी विमेन केसेस की बात होती है, लड़के भी छेड़े जाते हैं भाई, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। नहीं छेड़े जाते। आप छेड़ेंगे कभी? एक दो बार तो मैं ही छेड़ा गया हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था। मैंने कहा, मैंने बोला मैं पीछे पीछे देखने लग गया कि मुझ पे लाइन मार रहे हो तुम बट हो अच्छा भी लगा था, ऐसी बात नहीं, इट वॉज क्वाइट फ्लैटरिंग। बट हाँ, आप क्या पूछ रहे थे आप? मतलब फिर कई बड़े बजट की फिल्में पा सकते हो? हैं? कई बड़े बजट की फिल्में पा सकते हो? नहीं भाई, असलियत नहीं है ना वो मेरी। आप लोग जो भी हों, हम वैसे नहीं हैं भाई बट मैं एक जनरल स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ। जैसे हमने फादर को लेके बात की, बीइंग अ मैन क्या परेशानी होती है? बिकॉज नो बडी टॉक्स अबाउट द मैन। जैसे परिवार में लड़कों से हमेशा, जैसे कहीं मैंने पढ़ा था कि 27 साल के बाद लड़के खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते हैं, वो सिर्फ अमीर या गरीब होते हैं। आपकी पहचान सिर्फ इससे होती है कि अपने परिवार में स्टेबिलिटी ला रहे हो नहीं ला रहे हो। सो एक बीइंग अ मैन, आप एक फादर भी हो, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अ मैन? भाई चैलेंज ही चैलेंज है यार, मतलब क्या चैलेंज नहीं है। आपने एकदम खुद ही बोल दिया, ठीक है ना, कि आदमी की सूरत नहीं देखी जाती, सीरत देखी जाती। ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मैंने सुने, अपनी फिल्मों में भी सुने। लेकिन आदमी का बैंक अकाउंट भी देखा जाता है, उसकी बैलेंस शीट भी देखी जाती है, कौन सी गाड़ी से आता देखा जाता है, प्रोवाइडर है कि नहीं है। क्योंकि आप ना जितना मर्जी मॉडर्न हो लो और प्रोग्रेसिव हो लो, जो बाय नेचर डिफाइंड रोल्स है ना, वो रहेंगे ही रहेंगे, बहुत टाइम तक रहेंगे लोगों के दिमाग में। अब औरतें आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ना चाहिए, औरतों को कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए, कर रही हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आदमी नहीं कर रहा है ना, तो आदमी की, आप मुझे ये बता दो फिर क्या वैल्यू है? अगर मैं ही काम नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं बच्चे पैदा कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो नेचुरली तो मेरे को दिया नहीं गया भाई। True. कि मैं बच्चे पैदा करने लग जाऊँ, तो फिर मैं क्यों, मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है फिर? तो ये बड़ी अच्छी सुनहरी, मतलब फैंटास्टिकल बातें लगती हैं ये, कि क्यों तुम बच्चे पालो घर पे, मैं काम करूँगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तो फिर मैं कंप्लीट कैसे होऊंगा एज ए पर्सन? बच्चे तो मैं पाल लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। आदमी का बाय नेचर है यार प्रोवाइड करना, तो अगर आपको उस तरीके से जज किया जा रहा है तो वो किया जाएगा। आप चाहे उसके बारे में कितनी प्रोग्रेसिव बन लें, लेकिन आपको जज किया ही किया जाएगा। और आप, क्योंकि आपको वो एक नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है वो, वो आपको करना ही करना पड़ेगा।
और उसके साथ जो भी डिफ़िकल्टीज अटैच्ड हैं वो होंगी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बिकॉज यू आर अ प्रोवाइडर, यू नो, और बिकॉज दैट इज़ योर assumed as your responsibility and is your responsibility, you know, and it makes a man feel good. I feel very good providing for my family, looking after my family, looking after every, you know, छोटी सी छोटी requirements of my family. और अगर मैं वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब रोज़ मेरी वाहवाही हो, हाँ, और मेरी बीवी जो है मतलब मेरे रोज़ पैर छुए कि वाह क्या काम कर दिया दोस्त तुमने, हैं, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा मैंने। मेरा काम है भाई वो, you know। तो क्या है ना कि अगर मुझे ऐसा लगता है भाई, अगर आप दिल से किसी के लिए कुछ कर रहे हो अपने परिवार के लिए, तो उसमें ना थैंक यू भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप ही खुशी मिल रही करते हुए, यू नो। तो अगर टफ है लाइफ तो टफ है, कि सबके लिए लाइफ टफ है यार, अपने लिए थोड़ी ना टफ लाइफ। ठीक बात। एक र्यूमर आया था कि मिर्जापुर में जो मुन्ना भैया वाला कैरेक्टर था, शायद पहले आपको पूछा गया था, सच है? रूमर नहीं है ये, सच्चाई है जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है कि फिर तो आपने मुझे गलतफहमी घोर अपराध कर दिया आपने। नहीं, वो एकदम सही हुआ बॉस। वो इसलिए सही हुआ क्योंकि एक तो पंकज त्रिपाठी का बेटा नहीं लग सकता मैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं उम्र की बात कर रहा हूँ, यू नो, हम दोनों। अरे मैंने अभी साउथ की एक पिक्चर देखी जिसमें श्रुति हसन हीरोइन थी, उनसे छोटी हीरोइन उनकी मम्मी बनी थी, 32 साल की हीरोइन जो थी मम्मी थी। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं वो मान लो मैं कर लेता हूँ, मुझे दे देते वो लोग करने को, तो आप ना मेरा कतई इंटरव्यू नहीं कर रहे होते आज कि मैं ऐसे आदमी का कैसे इंटरव्यू कर सकता हूँ। अब तो मैं मुन्ना भैया कोई और इमेजिन ही नहीं कर सकता, वो तो आईएएस। एंड आई थिंक ही वाज सुपर्ब यार, देवेंदु वाज सुपर्ब इन दैट कैरेक्टर, बहुत ही बढ़िया था वो। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौर्य करने को मिला, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस बट ये सच है, मिर्जापुर आपको मुन्ना भैया कहा गया था? हाँ, बहुत इनिशियल कॉन्वर्सेशन में ऐसी बात हुई थी, और फिर आई थिंक उन्होंने ही बात पलट दी थी कि नहीं कुछ और, तुमसे कुछ और करवाते हैं। उनको ही समझ में आ गया होगा कि भाई ये कैसे लगेगा बेटा यार। तो मौर्य ऑफर हो गया था मुझे। मिर्जापुर में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? यार मैं जो मुझे मिला है वही मैं बोलूंगा। अपने अलावा बात करें, अपना तो वो करता फिर मैं, जो पंकज नहीं किया है, बहुत अच्छा था वो। कालीन भैया। हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, उसमें बहुत स्कोप था करने का। बट फिर हैविंग सेड दैट, फिर मैं जामतारा नहीं करता क्योंकि वो भी सिमिलर हो गया होता। तो फिर 4 सीजन रहते आप वहाँ पे? हाँ, 4 सीजन तो रहता मैं। इन्होंने मुझे गोली क्यों पड़वाई सीने में, एक दिन पूछूंगा मैं। ना मतलब आपका मैंने एक बार गुरमीत सिंह से पूछने की कोशिश करी थी, वो टाल गया था हंस के ना बात को। मैंने बोला भाई कोई गलती हो गई क्या मुझसे? हम तो जबरदस्ती मरवा दिया हाँ, मैं कुछ और मैंने उसको ये भी बोला, मैंने बोला भाई एक बात बताओ, मतलब इतनी छोटी सी रिवॉल्वर .22 की, और इतना दूर से ऐसा एक ही गोली में निशाना मारा कि सीधे दिल्ली में लगी है जाके। मतलब मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा 5-6 तो चलवा दे कम से कम बैरी 5-6 में से तो लग जाए। पता नहीं, माने ही नहीं वो लोग। मतलब मौर्य जी का जो पहला टीजर आया बड़ा भौकाली था। आई थिंक ये लोग मेरे से परेशान हो गए थे कि मिर्जापुर सफा देंगे, इसको निकालो, ये पका रहा है। बहुत समय होता ना हम लोग काम करते हुए साथ में। इनसाइड एज सीजन के 3 सीजन, मिर्जापुर के 2 सीजन। आप जरूर कहोगे पैसा बढ़ा दो। पैसा बढ़ाओ तो आंदोलन चलता ही है ना, क्यों नहीं बढ़ाएंगे पैसा? उन्होंने कहा होगा एक काम करो, तुमको बढ़ा देते। बढ़ा देते, निकल लो तुम यहाँ से। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, वरना बाकी चीज़ें कैसे मिलती भाई। लेकिन किसी ने आपसे कहा कि आप गरियाते हो, तो मतलब जामताड़ा भी हमने देखा एकदम भरी पड़ी है और बड़ा एकदम बड़े दिल से गरियाते हो, जैसे लगता है कि हाँ मैं क्या है ना, ये मैं कभी कभी एक्टिंग को कुछ दिन जो होते हैं ना शूट के, उनको थेरेपी की तरह यूज कर लेता हूँ। कि इधर बाहर ओहर का जो गुस्सा है वो एक्टिंग में। और हम लोग तो एक्टर है ना भाई, लाइसेंस है ना हमको। तो किसी को क्या पता चल रहा है कि किस लिए चिल्ला रहा है ये? अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकल रही है, पैसा भी मिल रहा है, ताली भी मिल रही है, और क्या चाहिए? तो मैं कभी कभी थेरेपी की तरह यूज कर देता हूँ। जो सजा दे या वरदान दे, कौन होता है बे? थक गया हूँ भाई गाली दे के ना, बहुत। इसीलिए खुशी हो रही थी तिकड़म की कि कम से कम कहीं तो गाली नहीं देनी पड़ी। ना बीच में लोगों को लगने लगा हो कि आदमी इतना निगेटिव होगा, इतना जबरदस्त निगेटिव कैरेक्टर में घुस गए थे आप, हर पिक्चर में बैक टू बैक। मैं इसके नहीं पीछे ना एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। तो
वो वाले टाइम चल रहा था जब कुछ काम हो नहीं रहा था, बन नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था, और तो लगा लिए 2-3 छोटे छोटे रात में, और करी भगवान से 2-4 डायलॉग बाजी कि यार हीरो नहीं बना सकते, विलेन ही बना दो। सुन लिया उन्होंने, बैठी होगी सरस्वती जबान पे उस दिन, तो सुन लिया उन्होंने यार, बना दिया विलेन, और दे धड़ाधड़ विलेन, दे धड़ाधड़ विलेन। तो एक दिन ऐसी कुछ रिक्वेस्ट करी मैंने, तो तिकड़ा में आ गई झोली में कि भाई चल कोई नहीं, निकालते हैं तेरे को यहाँ से। तो बट मैं कंप्लेंट्स नहीं है यार, आई थिंक विलेन करना ना बड़ा मज़ेदार चीज़ है। सारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, फ्रस्ट्रेशन भी, और मतलब आप विलेन ज़्यादा कलरफुल होते हैं ना यार। हाँ, मतलब यहाँ तो पसंद आते भी लोगों को हैं हाँ, ज़्यादा कलरफुल कैरेक्टर होते हैं, तरह तरह की हरकतें करते हैं, यू नो। मतलब आखिरी मर जाते हैं, लेकिन पूरी पिक्चर मैच होने की होती है। हाँ, और नहीं होंगे तो हीरो कोई नहीं देखेगा ना भाई। विलन तो चाहिए ना एक हीरो को हीरो बनाने के लिए। तो जैसे पुराने ज़माने में विलन होते थे, लड़की छेड़ते थे, लड़की उठा लाते थे, आपकी पिक्चर में मैंने कम किया क्या कुछ? सेम ही तो किया है। और क्यों, किस बात का विलेन होगा अगर लड़की ही नहीं छेड़ रहा हो तो? मिर्जापुर में कुछ मिला ही नहीं आपको, इतना बढ़िया बड़े। बट मिर्जापुर में कहाँ विलेन? सलोनी भाभी वायरल हो गई, अभी बड़ा तगड़ा वायरल चल रही हैं। बट मिर्जापुर में तो विलेन वही मतलब ठीक है, इंस्पेक्ट काम तो विलेन वाला किया था ना, कमिटमेंट करके गुड्डू भेक मारने चले गए थे आप। वो ईमानदारी थी, वो गुंडों के साथ गुंडा बनना पड़ता है। अरे ईमानदारी तो कालीन भेक मारते। बट उसका लिखे नहीं थे ना लोग स्क्रिप्ट में, मेरे हिसाब से तो मुझे वही करना चाहिए था, वो तो लिखे हैं। और मुझे क्यों मार दिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ उनसे, क्यों मारे तुम लोग मुझे? पैसा बढ़वा दो। अच्छा, जामताड़ा या मिर्जापुर में अगर कोई एक चुनना हो तो कौन सी चुनोगे आप? यार जामताड़ा जो है एक मेरा खुद का क्राफ्टेड मेहनत किया हुआ कैरेक्टर था, और उसी को चुनूंगा यार। चलो, जामताड़ा में रोल बड़ा है, मिर्जापुर में रोल छोटा है, तो मैं चेंज करता हूँ। महारानी वर्सेस जामताड़ा। महारानी 100%, बिकॉज ये जो आपने ये मिर्ज़ापुर जामताड़ा नाम लिया ना, महारानी इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर फॉर मी, बिकॉज द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, नॉट द फर्स्ट टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई गॉट रियली चैलेंज बाय नवीन कुमार कैरेक्टर, क्योंकि वो यार बहुत ही ब्यूटिफुली क्राफ्टेड लैंग्वेज थी उस शो की, यू नो। उसमें आप लाइन भी नहीं चेंज कर सकते थे, हर वर्ड का एक डेप्थ था उसके अंदर, और मैं बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और इम्प्रोवाइजेशनल एक्टर हूँ। तो मुझे जब वो एक बॉक्स के अंदर डाला गया, तो मुझे ऐसा लगा कि एक नई किस्म का क्राफ्ट मुझे पता चला है अपने अंदर से। नहीं, बट क्या महारानी जो थी वो इनिशियली, सेकंड पार्ट नहीं फर्स्ट पार्ट बात करूं, इनिशियली क्या वो बिहार की पॉलिटिक्स की तरफ इंक्लाइन थी? क्योंकि हमें फील हो रहा था। नहीं, बट बिहार की पॉलिटिक्स तो इंक्लाइंड है ही। मतलब शुरू में जैसे आपका रोल नीतीश कुमार वाला लग रहा था, वो राबड़ी देवी वाला कैरेक्टर लग रहा था, लालू जी वाला। इनफैक्ट आपका डायलॉग भी एक है कि सुनो, तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड थे हम, लेकिन तुम्हारी जात के नेता होते हम तो हमारा अलग हिसाब किताब होता। तो आई फील्ड कि नीतीश कुमार इज सेइंग टू लालू यादव। नहीं, वो कंप्लीटली 100% इंस्पिरेशन तो लिया ही होगा उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स से, बट शो पर से वो इन कैरेक्टर्स में नहीं था। कहीं ना कहीं से तो वो रेफरेंस लेंगे ना यार लिखने के लिए, और रिलेटेबिलिटी बनाएंगे कैरेक्टर्स की, तो 100% वो कहीं ना कहीं से तो उन्होंने, और उसका फायदा भी मिला मुझे लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट जगा, लोगों का इंटरेस्ट जगा। और बहुत मुझे पता, आपको पता नहीं क्या लगता है, नहीं लगता है, बट मुझे जब मुझे इनिशियली मैंने पढ़ा था वो शो, तो मुझे लगा था कि बहुत वेल रिटन शो है वो, बहुत ही वेल रिटन और डीपली अंडरस्टूड शो है, क्योंकि सुभाष कपूर जो हैं वो खुद ही पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। तो आई थिंक उनका जो एक्सपीरियंस था उसके उस किस्म के सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा था। तो महारानी का अगला सीजन चल रहा है अभी या अभी? यार मुझे तो लगता है, मतलब मेरा तो मन है कि करना चाहिए, और क्योंकि अभी स्टोरी तो ख़त्म हुई नहीं उसकी, और होपफुली करना ही चाहिए यार। एंड दे रिसीव्ड अ ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंसेस महारानी सीजन 3 में। ट्रू। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आता है, जैसे आप अभी एक बॉलीवुड में बड़ी अच्छी बहस चल रही थी कि एक मैंने सिद्धार्थ का शायद डायलॉग सुना था कि बाहर से आने वालों के जहाँ सपने पूरे होते हैं वहाँ से स्टार किड का स्ट्रगल शुरू होता है, और बड़ा अच्छा मुझे लगा कि दैट्स सो ट्रू,
कि जहां से हम सोचना शुरू करते कि यार गुरु उखाड़ लिया। बहुत ही बेचारे ने इनोसेंस में बोला था और वो उसका इतना वायरल हो गया बट मामला। दैट्स सो टची कि जहां पर आपको ये फील होता है कि आपने जिन्हों को उखाड़ लिया। उसने जिस इनोसेंस में वो बोला था ना भाई, वो एकदम सही बोला था कि आप इमेजिन करो ना यार, मतलब कि मैं यश अंकल से मिलने जा रहा हूँ। ट्रू। समझ रहे हो? मैं यश अंकल से, करण अंकल से, है ना, सलीम अंकल, जावेद अंकल, तो यहाँ तो मैं तो कैसे बोल दूंगा अंकल भाई, मतलब मैं तो दरवाजे तक नहीं पहुँच सकता ना उनके। उसने एक्चुअली वही बोला था कि जहाँ से, और बहुत बहुत ब्यूटीफुली उसने वो बोला था वो, और वो सच बात है यार। अब और मुझे चक्कर ये हुआ, वो सारी डिबेट जो हुई ना नेपोटिज्म की, आई थिंक वो इसलिए ज़्यादा हीटेड हो गई वो, क्योंकि अगर मान लो कि मैं आज की डेट में परेश रावल जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके साथ एक फिल्म करी है मैंने, ठीक है ना, तो अब मैं जान गया हूँ, अब मैं उस जान पहचान को अनलर्न तो नहीं कर सकता नो, कि नहीं मैं परेश रावल को अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो जाना था अनजाना कर दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मान लो ना उस बात को। अगर ये जो डिबेट है कि नहीं हम अगर जानते हैं किसी को तो इसका मतलब इट डज नॉट गारंटी अस सक्सेस, ठीक है ना, ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। बट हम जानते हैं भाई, आप पहुंच गए हैं, आप मतलब उनके साथ काम कर रहे हैं, यू नो, अपने को यहाँ पे 10 साल लग रहे हैं वहां तक पहुंचते में जहाँ आप ऑलरेडी हैं। तो अगर जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मान लो ना उस बात को, उसको मानने में क्या प्रॉब्लम है कि हाँ भाई ये प्रिविलेज है। चक्कर ये हो रहा था कि ये इसमें ये बहस छिड़ गई थी कि ये प्रिविलेज ही नहीं है, आई थिंक। हाँ यही बहस थी। हाँ, तो फिर जब आप उसको कंप्लीटली डिनाई कर दोगे ऐसी चीज को, तो फिर तो बहस होगी भाई, आपकी खिल्ली भी उड़ेगी, मजाक भी उड़ाया जाएगा आपका, लोग चिढ़ेंगे भी, यू नो, कि भाई ये कम से कम एडमिट तो करो यार कि तुम्हारे पास वो प्रिविलेज है वो। तो आई थिंक प्रॉब्लम वो थी, बट बात तो उसने एकदम सही कही थी, कोई झूठ बात थोड़ी ना बोली थी। एक ये टॉपिक आया, फिर एक क्रांति आई कंगना की तरफ से। हाउ यू सी कंगना रनौत? यार बहुत मैं हम मुंह में मारूंगा आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन आर्टिस्ट बोलूँगा तो बहुत अच्छी है यार वो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। और बाकी जो उनकी चॉइसेस हैं वो उनको मुबारक हूँ, मैं उसके अंदर क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। और बट आई थिंक एज एन एक्टर शी आई कैन, कौन मना करेगा यार कि वो अच्छी एक्टर नहीं है, मतलब वो तो उसने प्रूव करके ही दिखाया हुआ है, ठीक है ना, कि अच्छा काम करती है, अच्छी एक्टर। बट टू मच ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन क्या आपका काम बॉलीवुड में खराब करता है? बिकॉज मैंने अनुभव सिन्हा से सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि बड़ी कमाल की एक्टर है, तो मैंने कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी फिल्म में आ जाए, क्योंकि आप बड़ी रियलिस्टिक फिल्म बनाते हो। पहले तो उन्होंने कहा कि हो सकता है यार, फिर क्या यार, जिस आदमी को पसंद नहीं करता उसके साथ 24 घंटे कैसे रहूं, क्योंकि 24 घंटा रहना होता है। सो डू यू बिलीव कि बीइंग एन एक्टर पॉलिटिकल ओपिनियन कई बार, मतलब कई बार क्या, हर बार नुकसानदायक ही होते हैं, इसीलिए बॉलीवुड हर जगह चुप रहता है, चाहे वो बंगाल इशू हो, बांग्लादेश इशू? मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर आप सच्चाई की साइड पे रहोगे ना, जो आपकी ऑनेस्टी है, ठीक है ना, अगर आप ऑनेस्ट रहोगे, तो अगर ए भी गलत है तो ए को भी गलत बोलते हो आप, और सी भी गलत है तो सी को भी गलत बोलते हो आप, आप गलत हो तो अपने आप को गलत बोलते हो आप। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी ओपिनियन में किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी। बट अगेन अनुभव सिन्हा सेड कि देयर इज नो ए पॉलिटिकल, या तो ब्लैक है या वाइट है, या इधर हो या उधर हो, ऐसा नहीं होता। सर मैं नहीं मानता कि ज़िंदगी जो है और ब्लैक एंड वाइट होती है, ज़िंदगी हमेशा ग्रे में रहती है, और आपकी चॉइस है कि आप एक्सट्रीम में रहना चाहते हो कि तो सेंट्रलिस्ट पॉलिटिक्स नहीं होती क्या? लोग तो सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी, मतलब सेंट्रलिस्ट भी तो होते उनको हैं भी तो कहते हैं ना, कहने की एक साइड इंक्लाइंड होता है। हाँ, वो उनको भी तो कहते हैं कहने का सेंट्रल एक साइड इंक्लाइंड होता है। अब ठीक है भाई, चलो फिर उनको ज़्यादा नॉलेज होगी, और अच्छे से फ्रेम करता हूँ। हाँ, बॉलीवुड देश का हिस्सा है, समाज से फिल्में बनाते हो आप लोग, जैसे बिहार में बनाए, बहुत सारी फिल्में बनाए, बट जब भी देश में कोई बड़ा कर्मकांड होता है तो ये हमेशा कहा जाता है कि यार बॉलीवुड वाले ना एक बोलते नहीं, डरते बड़े, किसी टॉपिक पे नहीं बोलते। अभी बंगाल में इशू हुआ, काफी हो गया, तब लोगों ने बोलना शुरू किया। बांग्लादेश में हुआ, चुप रहे, या कोई और सेंसिटिव इशू होता है वो खामोश रहते हैं। ये डर इसलिए भी होता है कि यार
काम गड़बड़ ना हो जाए अगर ओपिनियन देना शुरू कर देंगे? सर आप एक बात बताओ ना, ये अगर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, दो चीज़ें, मतलब दो ओपिनियंस हैं देने के लिए, ठीक है, या ओपिनियन है चलिए मान लीजिए देने के लिए, ठीक है ना, ये जो ताने दिए जाते हैं बॉलीवुड वालों को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, डायरेक्टर्स को, कि तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, अगर कोई कुछ बोलता है तब उसकी क्लास लगती है, ठीक है ना, अगर कोई कुछ नहीं बोलता है तब उसकी क्लास लगती है, और ये क्लास जो है ये पब्लिक भी लगाती है और काम देने वाले भी लगाते हैं, यू नो, वाइस वर्सा। तो क्यों बोलेगा कोई, तो कोई क्यों बोलेगा, मतलब बॉलीवुड वाले क्या पागल थोड़ी ना है, इसलिए वो चुप हो जाते हैं फिर वो मतलब मेरा तुम करियर ही खा जाओगे भाई, तो मैं मतलब क्यों बोलूँगा यार। मेरे को आपकी बात सुन के अरशद वारसी याद आ गए। कैसे क्या क्यों देखिए बाकी टीम हंसने लगी। अरशद वारसी कहते कहते अभी कह गए कि प्रभास की एक फिल्म आई थी कल की, तो कहा यार प्रभास को देख के मुझे लगा क्या जोकर वाली एक्टिंग कर रहा है। हाँ मैंने सुना वो सब, और मैंने जानबूझ के जो है फिर आगे का भी देखा कि क्या बोला उन्होंने, क्योंकि मुझे लगा कि यार अरशद ऐसे नहीं बोल सकते यार, यू नो, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे पड़ोसी भी हैं, और मैंने बोला अरशद भाई तो नहीं बोल सकते, तो फिर उन्होंने मैं आपको पहले भी बोला ना कि ये जो है ना, पिताजी सही कहते थे। हाँ ये जो है बॉस क्या कि बोला उन्होंने, बिल्कुल आई थिंक वो ऐसे इंसान है कि वो इसलिए उन्होंने किसी को चिढ़ाने के लिए या गिराने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोल दिया उन्होंने, शब्दों का एक वर्ड का चयन। हाँ एक जो शब्द गलत हो गया ना वही काट काट के पकड़ पकड़ के चला के, क्योंकि वो आगे कुछ और कॉन्टेक्स्ट कुछ और बना रहे थे, वो पहले बोल गए ये, यू नो, कॉन्टेक्स्ट आया थोड़ा लेट, तो इसीलिए थोड़ा सा। तो मैं भी आपसे वो सवाल पूछूं, मोस्ट ओवररेटेड फिल्म? मोस्ट ओवररेटेड फिल्म जो अभी हाल फिलहाल में देखी हो आपने? मैंने तो देखी नहीं कोई फिल्म, नहीं देखते क्यों? अभी तो नहीं देखी हाल फिलहाल में कोई भी। मैंने लास्ट जो देखी थी फिल्म वो थी सावरकर देखी थी, ऑफ कोर्स। ये तो अपनी ही थी, इसको कहाँ कुछ भी नहीं मैं देखता ही नहीं ना वो फिल्म जिसमें मैं हूँ, हाँ तो मुझे अपने आप को देखने में ज़्यादा मतलब कोफ्त हो जाती है। और इरफान भाई वाली आई थिंक देखी थी मैंने, इंग्लिश मीडियम, लास्ट, सच बता रहा हूँ, हिंदी फिल्म। मैंने अभी राधिका का इंटरव्यू किया था, एंड शी क्राइड इन दैट इंटरव्यू कि कास्ट को बताया नहीं गया था इरफान खान गुजर सकते हैं, और लास्ट सीन जब शूट हुआ तो इरफान खान सोक्ड, जिसकी में बच्ची बनी थी एक्ट्रेस, हॉस्पिटल वाला ना, हाँ, अरे यार उसमें वो हाँ सोक्ड हो गए थे, और जब लास्ट सीन पैकअप हुआ तो उन्होंने उस बच्ची से कहा कि सारी दुनिया तुमको मेरी बेटी के तौर पे याद रखेगी। फैंटास्टिक, जाते जाते भी ठप्पा लगा गए सही सही है। Someone said कि Bollywood will never produce someone like Irfan Khan. Do you believe so? नहीं ऐसा नहीं, बट ब्रदर हैविंग सेड दिस आई थिंक ही वाज वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि उनके अंदर ना उन स्टाइल के साथ स्टाइलिज्म भी था, और बहुत बहुत अमेजिंग ऑनेस्टी भी थी, और वो कुछ कर देते थे यार, वो पता नहीं क्या करते थे वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो अपना स्टाइल भी छोड़ते थे, लेकिन कुछ तो ऐसा जादू कर देते थे कि लगता ये कैसे किया इसने यार, इस तरह भी कोई चीज़ तो कर देते थे वो कुछ ना कुछ। चलो मैं आपको थोड़ी मुसीबत में डालता हूँ, डालूंगा मैं आपको कुछ नाम देता हूँ, आप उनको अपने हिसाब से एक्टिंग स्किल पर अरेंज करना आपके हिसाब से। इरफान खान, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जयदीप अलावत, एंड लास्ट में के मेनन। आपके हिसाब से आपको ऑर्डर वाइज करना, और क्यों? इरफान भाई टॉप पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आई जस्ट गिव, कि देयर वाज सम इथेरियल क्वालिटी अबाउट हिम, आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ द एक्टर्स हैविंग दैट काइंड ऑफ क्वालिटी, यू नो, थोड़ा सरियल आदमी थे वो, सरियल तरीके से परफॉर्म करते थे वो। और फिर हैं मनोज हैं, और जयदीप है, और कौन है, पंकज है, पंकज जी, नवाज जी, के मेनन। इसके बाद मनोज भाई को बोलूँगा, और क्योंकि मनोज भाई इंस्पिरेशनल आदमी है, मतलब वो जब से कर रहे हैं एक्टिंग ना, तब से मैं उनकी एक्टिंग देख रहा हूँ, और वो ही
ही इज़ लाइक अ कमीलियन आई थिंक. वो जो उनके अंदर इरफान भाई से भी एक अच्छी क्वालिटी है, वो जो कैरेक्टराइजेशन इतनी ब्यूटीफुली पकड़ लेते हैं ना यार, बन जाते हैं ना जो दूसरा आदमी, वो बहुत कमाल की चीज़ है उनके अंदर. और तीसरा है नवाज, मनोज, के मेनन, जयदीप. तीसरा नवाज और जयदीप. आई थिंक एक ही उस पर रखूँगा मैं, नवाज और जयदीप. और फिर क्या है, के हैं और पंकज. फिर पंकज, फिर के भाई. ओके. यानी नई पीढ़ी में अपने जयदीप को ऊपर डाला है जो बीते कुछ यार साल. जयदीप ने यार मतलब ही शॉक्ड मी इन पाताल लोग. आई थिंक ही वाज सुपर्ब. और जाने जान. हाँ, एंड आई थिंक ही विल, एंड आई थिंक he also, I think, really admires and loves Irfan, and I think he's probably taking it on him, or he's taken something beautiful from Irfan's performances, and वो भी I think बहुत improve करेगा. वो करता ही जाएगा, देखना आप. क्या भी आई थिंक गैंग्स ऑफ वासेपुर में सबसे कम नोटिस एक्टर वही थे. और हाँ, करेक्ट, शुरू में आके 10 मिनट में खत्म होकर चले आते हैं. करेक्ट. और फिर सब भूल गए उन्हें. देन पाताल लोक, एंड देन मैंने जाने जा देखी. जाने जानी देखी यार वो करीना वाली. अरे आप देखोगे. मैंने ना वो वाली फिल्म देखी थी जो ये इसने आप करीना कपूर और विजय वर्मा दोनों को भूल जाओगे. मैंने विजय वर्मा से पूछा, ही सेड यार, उसको देख के मैं हैरान था कि ये कैसे हो गया. एक आदमी जिसके बाल नहीं है, प्यार करता हो, प्यार इश्क और उसके बीच में जो वो मतलब वो ऐसी एक्टिंग है कि एंड आते आते आपको लगता है ये फिल्म करीना कपूर की नहीं है, ये फिल्म जयदीप अहलावत की है. नहीं, मैं बता रहा हूँ ना यार, वो कुछ तो है. जैसे इरफान भाई मुझे हमेशा ऐसे लगते थे कनेक्टेड हैं, कुछ कनेक्शन है उनका. जयदीप के अंदर को भी देख के लगता है ऐसा. मनोज भाई को तो देख के लगता ही है, बट जयदीप को देख के भी लगता है कुछ स्पेशल है उसके अंदर. फिर आपको लगता नहीं कई बार प्रोजेक्ट्स भी बड़े मैटर करते हैं? बिल्कुल यार, वो तो यार क्या अभी मुझे अगर तिकड़म मिला है, ऐसा नहीं, मैं अपने आप को लीड नहीं मानता तिकड़म में, क्योंकि मुझे लगता है एंसेम्बल बहुत प्यारा है, बच्चे भी हैं, बहुत कमाल का काम किया उन्होंने. आप देखना, आपको खुद समझ में आएगा. मैंने टीजर देखा, वो एक सीन है जिसमें आप को एक लड़की हक करती है, और वो जो सीन है, मतलब मैंने आपको रोते हुए इमेजिन नहीं किया था. आपके अंदर मुझे वो एक विधायक, एक गुंडा, एक पुलिस वाला, एक वो भारी भरकम, वो थोड़ा सा गुंडाइल आदमी लगता था कि अबे सुनो, हम कह रहे हैं बकवास मत करो, हमसे बकैती मत भाई. मुझे तो खुद नहीं पता था कि वो क्या होने वाला है उसके अंदर, क्योंकि वो एक्चुअली सीन में विवेक जो डायरेक्टर हैं, वो उस बच्चे को मेरे सामने अलग लेके गए कुछ तो बाहर, क्योंकि मैं उस सीन में क्या कपड़े पैक कर रहा हूँ अपने जाने के लिए. अब फाइनली जा रहा हूँ गाँव छोड़ के ना, और विवेक ने कुछ तो बोला कान में, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या बोला उसने. तो फिर वो सीन हुआ, वो सीन में अजीब चीज़ें लग गई, वो मेरे आंसू पोंछने लग गई, मैं रोने लग गया. और ये वो, क्योंकि हम लोग एक्चुअली 30-35 दिन साथ में थे ना यार, वो मेरे बच्चे जैसे बन गए थे वो. तो वो आई थिंक उसने भी फील पकड़ लिया. विवेक ने कान में ये बोला था उसके कि पापा कपड़े सूटकेस में पैक करेंगे, तो जो भी वो पैक कर रहे होंगे फिर उठा के फिर से अलमारी में रख देना, और अलमारी बंद करती रहना. तो यही करते रहना, ठीक है ना. तो मैं सरप्राइज हो गया कि क्या किया इसने ये, क्योंकि हमको कोई आइडिया नहीं था कि हम अप्रोच कैसे करेंगे. बहुत क्रक्स है वो, मतलब अगर वो सड़ा हुआ सीन निकला तो पूरी पिक्चर गिर जाएगी. तो उसने ये सब करने लग गया, वो करते करते रोने लग गई, खुद वो रोने लग गई तो मुझे रोना आने लग गया. फिर मैं बैठा और वो ऐसे सामने खड़ी है, तो मैं भर रोने लग गया मैं. और फिर उसने मेरे आंसू पोंछ दिए. मैंने कहा यार, ये विवेक ने क्या समझाया इसको भाई, कि ये इसने डायरेक्शन दिया है इसको, कि ये भाई वो खुद ही कर रही थी ये सब, वो खुद ही कर रही थी. वो जो दिन है उसमें जब कट हुआ है वो सीन, तो कुछ 15-20 मिनट की ना छुट्टी देनी पड़ी थी सबको, क्योंकि सब रो रहे थे क्रू में, सब के सब. वो कुछ हो जाता है, अच्छा मेहनत करते रहो ना, तो कुछ एक दिन आता है शूट पे जिस दिन होता है मैजिक वाला दिन था वो. बहुत कमाल का दिन था वो. थोड़ा सा मैंने वो देखा, और फिर मेरे को पॉज लेके बैक करना पड़ा. वो आपके दिल में रह गया वो सीन, तो मुझे लगता है. और भाई आपको तो पता है कि फिल्म मेकिंग में क्या होता है यार. अभी ये तो हो गया ना, अभी तो इधर से क्लोज उधर से क्लोज, फला से ये वो. अब मेरे को ये लग रहा है कि यार अब कैसे रोएंगे, अब ये कैसे करेंगे. ये तो एक बार जो हो गया, वो हर बार हो रहा था वो,
It was as if कि some supreme power energy something was helping us to achieve that thing for that day. It was beautiful. Superb. Beautiful. ओके, एंड पे आते आते साउथ और बॉलीवुड की बड़ी चर्चा चलती है. साउथ इंडस्ट्री क्यों राइज कर गई? बॉलीवुड के बीच में काफी डिक्लाइन भी रहा, हालांकि फिर कमबैक करना शुरू किया है, बट राइज ऑफ साउथ वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि आज बॉलीवुड के एक्टर बड़े प्राउडली साउथ में जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ के डायरेक्टर्स यहाँ के एक्टर कास्ट कर, दे आर वेरी हैप्पली, बड़े बड़े सब तैयार हो रहे हैं. हाँ, पहले कुछ समय तक थोड़ा अलग नजरिया था कि क्या डिफरेंस आया? यार आई थिंक ये इसके बेस्ट आंसर्स ना दिए जा चुके हैं. मैं भी थोड़ा क्लीशे इसी टाइप का आंसर देखता हूँ कि मैं इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूँ इसको, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक्चुअली स्टडी करने वाली थ्योरी है. ये एक्चुअली इसको सीरियसली स्टडी करना चाहिए क्यों हो रहा है ऐसा. एक तो भाई क्या है ना, मुझे लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हम क्या है कि हम भूल जाते हैं शहरों में रह के कि जो पिक्चर देखने आ रहे हैं ना उनकी कुछ और जिंदगी है. ऊपर से एक तो वो रिलेटिबिलिटी चले जा रही है True. उनकी लाइफ से. दूसरा ये हो रहा है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसका बहुत ही ऑनेस्टली दिल से आंसर कर रहा हूँ बिना कुछ पॉलिटिकली करेक्ट हुए कि जिस जगह हम बुला रहे हैं लोगों को पिक्चर देखने के लिए, भाई वहाँ पे पहुँचने में टाइम लगता है, पहुँचने में पैसे लगते हैं. 4-5-6 फैमिली के लोग हो जाएं तो टिकट के बहुत पैसे लगते हैं, फिर पॉपकॉर्न के लगते हैं, फिर समोसों के लगते हैं, फिर पेप्सी कोला के या कोक के लगते हैं. तो अगर आप एक फैमिली को, जो एक मेरे समय में बचपन में सिनेमा जाना होता था मौज पिकनिक, ठीक है ना, मम्मी पराठे रोल करके आलू की सब्जी के साथ अचार के साथ जाते थे, वहाँ इंटरमिशन होता था, वहीं खोलते थे, हम चारों खाते थे, पिक्चर फिर चालू हो जाती थी. समोसे लेने तो समोसे ले लो, कोल्ड ड्रिंक लेनी तो कोल्ड ड्रिंक ले लो. पता नहीं 1 रुपए की तो कोल्ड ड्रिंक मिलती थी 2 रुपए की. तो एक अच्छा आउटिंग होता था वो, फैमिली आउटिंग. अभी तो ये तो प्रिविलेज बना दिया है इसको. समझ रहे हो आपकी, मतलब 4 लोग जा रहे हैं तो 5,000-6,000 रुपए के नीचे आ रहे हैं वो. तो ये कम करो ना पहले, मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे, तो कैसे जाएंगे. फिर ऊपर से टिकट, कोई फिल्म जो है मतलब 600 रुपए की टिकट है किसी की. तो मैं तो गया नहीं बहुत टाइम, मुझे पता नहीं, मुझे तो लोग बोले 1,000 2,000 की टिकट और तो ये तो आई थिंक करेक्शन करना पड़ेगा यार. ये तो चलो ये बात हो गई कि ये वहाँ पे साउथ में जो है ना रिलीजियस फैन फॉलोइंग है यार, होमोजेनस है ना. अब तेलुगु में लगी है तो पूरा का पूरा जितना भी तेलुगु क्राउड है वो सब जाएगा, सब का सब जाएगा. रिलीजियस फैन फॉलोइंग, क्योंकि मैं भी किसी से बात कर रहा था, उनकी फिल्मों में अभी भी कल्चर दिखाई देता है ना, ज़मीन से जुड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं. और वो मतलब जो बस ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर जाके देखता होगा या नीचे के जो लोग देखते होंगे फैंस, उनको लगता है कि ये हीरो जो है ना मैं. अभी आप मेरे को एक चीज़ बताओ, वो कोविड ये अपना PVR ने ये अमिताभ बच्चन फिल्म फेस्टिवल किया था उनके बर्थडे पे, करेक्ट. सारे शो हाउसफुल थे भाई. और मतलब मेरे से पहले वाली, मेरे से आगे वाली जनरेशन और उससे आगे वाली देखने गए वो पिक्चर, जैसे हम लोग बचपन में देखने जाते थे अमिताभ बच्चन की पिक्चरें. सीटियां बज रही थी, नाच रहे थे लोग. बट दैट्स ट्रू. जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, अमिताभ बच्चन हुए, बाद में गोविंदा आए, मिथुन चक्रवर्ती या अजय जीत, इन लोगों की फिल्में हमें याद है. आप मैं कह रहा हूँ गोविंदा की आप लगा लो पुरानी पिक्चरें, उनका फेस्टिवल कर लो ना, हाउसफुल जाए तो सब बैठ के देखेंगे, सब बैठ के देखेंगे, मजे करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे. वो नहीं, वो हो नहीं रहा है ना यार. वो कहाँ हो रहा है, वो होना पड़ेगा. वो आपने रिलेटिबिलिटी खत्म कर दी लोगों के साथ. आपने एंजॉय किया गोविंदा की पिक्चर है भाई? मतलब आप मजाक कर रहे हो क्या यार. मैं तो दिल्ली में था ना तब, कॉलेज कर रहा था, तो मेरी कजन्स हैं. ये अपना इसमें जंगपुरा में कौन सा है वो थिएटर, बहुत पुराना सिंगल स्क्रीन थिएटर था, अभी तो शायद बंद हो गया वो. मुझे याद है वहाँ लेके गई थी गोविंदा की पिक्चर में दोनों.
सीटियां बजा रही थी यार, शर्म आ गई मुझे उनके साथ जाके, वही नाचने लग गई जाके हॉल में, तो वो होता था भाई, मतलब वो क्रेजी टाइम्स थे, वो मौज आ रही थी पिक्चर देखने में। सुपर सुपर। गोविंदा अपने आप में क्लास है। हाँ। ओके, लास्ट पे जाते जाते कुछ रैपिड फायर हमने आपके लिए रखे हैं छोटे छोटे। सबसे वियर्डेस्ट ऑडिशन क्या रहा आपका? यहाँ पर लगाओ यार। मैंने आज ही बताया किसी को कि एक ही याद है मुझे, क्योंकि वो इतना वियर्ड लगा था मुझे, मे भी शायद आपके लिए उतना वियर्ड ना हो, बट कुछ तो मच्छर भगाने वाला ना, कुछ तो ऐड था वो, कुछ स्प्रे का। तो भाई वो महिला तो मुझे कभी नहीं भूलेंगी जिन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था ना वो, कि क्या करना है आपको। तो मैं करके दिखाता हूँ उनको कि आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, और घड़ी लगी है सामने, 6 बजने में 3 मिनट हैं, और आप देख रहे हो टक 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 6 बजने वाले हैं। आपने इधर से स्प्रे उठाया और खिड़की की तरफ देखा, उधर से एक मच्छर आ रहा, फिर इधर दिया, और फिर प्रेजेंट करना है आपको। मैंने कहा 2 मिनट दो, मैं इसकी प्रिपरेशन करके आता बाहर से। मैं भाई भाग ही लिया वहाँ से। मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है यार लाइफ में, और मैं बहुत सीरियसली एक्टिंग करने आया था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है तू यार अमित सियाल। तो ये था सबसे वियर्डेस्ट। एक और था वो, ये भी सुन लो, बहुत ही कमाल का, मतलब उसने आंसर दिया मुझे। तो मैंने कुछ तो किया, एक टेक किया, मुझे लगा नहीं अच्छा नहीं किया मैंने कहा भाई एक और करना चाहूँगा। तो उसने बोला दूसरे में क्या कर लोगे? मैंने कहा है सक पका गया मैंने कहा यार ये क्या मतलब क्या है इस बात का? मैं कहा दूसरे में बेटर करेंगे कोशिश। अच्छा चलो कर लो। दूसरे में क्या कर लोगे भाई, सोचो आप यार, ऐसे तो ऑडिशन ले रहे थे लोग यार। बट ये सही हिलाने वाला होगा। ओके, आपकी कोई फिल्म का कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको आपको लगता है यार ये वाला मिल गया होता तो मैंने जान ठोक दी होती, अलग पिक्चर पे अलग निकल गया था, अगर ये वाला नहीं, ये वाला। बहुत गाली देगा मुझे, लेकिन मन्नू ऋषि ने वो किया था ना, फंस गया ओबामा, मुझे मिलता तो और अच्छा करता मैं। मन्नू माफ, सॉरी यार प्लीज। ओके, कोई ऐसे कैसा ऑडिशन जो आपने दिया हो लेकिन रोल नहीं मिला? बहुत हैं यार, कोई बड़े जो बाद में बड़े आइकॉनिक बने या हिट गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं आ रहा, बट बहुत हैं, बहुत ऑडिशन में रोल नहीं मिला। एक्चुअली क्या है, मैंने सबसे ज़्यादा ऑडिशन दिए हैं इसके एड्स के। जब भूखा मरने लग गया ना, पैसे वैसे नहीं थे, पहले तो दिमाग में चढ़ा रखा था कि अच्छे एक्टर जो ऐड वैड नहीं करते हैं, सिर्फ फिल्में करते हैं। थोड़ा अमिताभ बच्चन वाली फील ले ली। अब तो फिर लगी भूख और गैस खत्म हो गई किचन में, तो फिर मुझे लगा कि नहीं अभी के लिए ये सब छोड़ दो, मर जाओगे तो फिर एक्टिंग ही कैसे कर पाओगे भाई। तो एड्स के बहुत ऑडिशन किए मैंने, नहीं होता था, मुझे लगता था कि मैं एक्टिंग ही नहीं आती है मुझे, फिर मुझे बाद में पता चला कि वो दे लुक फॉर वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, जो कि उनको नहीं मिलती तो फिर नहीं होता है। बड़े सारे एक्टर्स गिव अप कर देते हैं क्योंकि आपने बताया ना रिजेक्ट हो रहे हो, छोटे शहर से आए हो, कोई माँ बाप नहीं है। हाउ टू होल्ड योर सेल्फ उस सिचुएशन में? ये लाइफ में भी चलता है हर जगह। आप लोग तो काफ़ी पापड़, अभी आप खुद कह रहे हो कि 19 साल से बेल ही रहे हो। भाई देखो इनिशियल डेज में तो एक ही चीज़ थी जो हेल्प कर रही थी कि ज़रा सा गम सताए तो बच्चा खोला जाए। ताड़ी नहीं मतलब छोटा छोटा क्वार्टर वाटर खोल के अपना रम वम पी के दोस्तों के साथ हाउ करके एक आध बिरयानी खा के सो जाओ यार, मतलब हाँ अगले दिन देखा जाएगा जो होगा। और तो वो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताता हूँ आपको। तो एक लड़का आया, कुछ तो कानपुर से आया था, फिर और मैं तब तक अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मार चुका था, वापस से थिएटर करने लग गया था मुंबई में। तो आया, हम लोग थिएटर की प्रैक्टिस कर रहे थे एक स्कूल में। तो आया वो कि भैया उन्होंने भेजा है फलां ने ये वो। मैंने कहा हाँ आइए बैठिए, देखिए चाय वाय पीजिए, समोसा खाइए। तो फिर ब्रेक में वो मुझसे पूछता है, वो जब हम लोग प्रैक्टिस का ब्रेक था, कहता है कि भैया हम अपने घर वालों से परमिशन लेके आए हैं और आपको क्या लगता है कितने साल में हो जाएगा यहाँ पे? तो मैंने कहा कि कम से कम गुरु 1.5-2 साल तो लगेगा, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। और मैंने कहा अब तुम यहाँ से जाओ, ठीक है काम करना था। ऐसे तो लोग हैं भाई। अभी क्या वो लिख के लाया कि 1.5-2 साल बस
इतने में ही हो जाना चाहिए भैया। मैंने कहा आदत पड़ जाएगी भाई 2 साल के बाद, कैसे भी जी लोगे तुम। तो मेरे साथ भी वही हुआ है एग्जैक्टली। आदत पड़ जाती है, सब में हर चीज़ में मज़ा आने लगता है, सैडिस्टिक प्लेजर्स। मैं सच सच बता रहा हूँ यार, हर चीज़ आपको एक्टिंग लगने लगती है ना। आप एक्टर क्या करते हैं खाली टाइम में कि मैंने तो ये तक किया होगा कि जैसे चढ़ गई किसी दिन पी ली ज़्यादा, तो चढ़ के जो गई है उसी में ही मैं अपने आप से बाहर निकाल के अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसे कर रहा हूँ मैं, मुंह कैसे बन रहा होगा मेरा, क्या फील क्या चल रहा है। तो ऐसे ही तो सीखते हैं हम लोग एक्टिंग, और भगवान थोड़ी ना आते सिखाने यार। तिकलम से ये टूटेगा, जैसे आप कहते हो ना सबके लिए एक फिल्म होती है, जैसे पाताल लोक का जिक्र आपने किया, जयदीप के लिए टूटा, गैंग्स ऑफ वासेपुर ने तो अनलिमिटेड लोगों के लिए तोड़ दिया। यार मुझे मतलब एक छोटा सा लालच है मेरे अंदर, अगर ये फिल्म अगर थिएट्रिकली रिलीज हुई होती ना तो और मज़े आते थे। बट आई एम थैंकफुल, कोई रिग्रेट्स नहीं है कि इट्स फाइनली रिलीज, बिकॉज एनी विच वेज ऐसी फिल्म जियो जैसे जियो का सपोर्ट नहीं मिलता तो ये बाहर भी नहीं आ पाती थी शायद, क्योंकि लोग तो छूते ही नहीं ऐसे काम को। और जो अभी फीडबैक आ रहा है ना बॉस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और मतलब भर भर के आ रहा है, भर भर के जो भी लोग देख रहे हैं और जो रिव्यूज़ हो रहे हैं बहुत ही सही आ रहा है। एंड फैमिली से भी आ रहा है, एक्सटेंडेड फैमिली से भी आ रहा है, उनके दोस्तों से भी आ रहा है, हर स्फेयर से आ रहा है, बिकॉज इट्स लाइक ए कम्प्लीटली फैमिली फिल्म नो यार। तो कोई भी बैठ के साथ में देख सकता है। आई थिंक वो एक्सपीरियंस लोगों को बहुत टाइम के बाद मिल रहा है कि आप सब बैठ के देख सकते हो। तो कुछ नहीं है, एकदम साफ सुथरी फिल्म है। वो कहाँ आप बताओ कि इन रिसेंट टाइम्स OTT पे अगर कुछ रिलीज़ हुआ हो या थिएटर में कि पूरा परिवार जाके देख सकता हो, नहीं हुआ है। आप मानते हो कि एक्टर्स की लाइफ को OTT ने इजी किया और सुपरस्टार की लाइफ को थोड़ा टफ कर दिया? सुपरस्टार की लाइफ को टफ कर दिया, एक्टर्स की लाइफ को सुपरस्टार्स ने भी लोगों की लाइफ को बहुत टफ कर रखा था, तो मतलब वो होना ही था जैसे कि मैंने पहले कहा ना, आई थिंक हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो एक करेक्शन के थ्रू जा रही है। और OTT भी देखना आप, एक अभी एक करेक्शन के थ्रू जा रहा है। और अभी थोड़ा सा क्या ना, हम मुझे लगता है कभी कभी जब सब कुछ बहुत ज़्यादा पुश हो जाता है आगे ना, तो थोड़ा उससे बाहर निकल के ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए और थोड़ा और क्वालिटी पे काम करना चाहिए हम लोगों को। हम लोग क्या है क्वालिटी, OTT जैसे जिस बात पे शुरू हुआ था ना कि अरे एकदम अलग कंटेंट होगा, मज़ा आ गया, क्वालिटी 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 क्वालिटी, फिर वो क्वालिटी का UAL हट के UANT हो गया, क्वांटिटी 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 क्वांटिटी। अब वो वापस आएगा, वो घूम के वो आना ही पड़ेगा। शेरो शायरी का शौक है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन तो कभी कभी कुछ लिख लेता हूँ मैं। मान लो अगर 2 चढ़ी होती तो कौन सा निकलता जिंदगी के ऊपर अपने? जैसे एक हमको याद आ गया, हाँ जी बोल दीजिए। कि सब कुछ जो मिल गया जिंदगी में तो फिर तमन्ना किसकी करोगे? वो तमन्ना नहीं मैंने अभी ना हाँ आप पहले ख़त्म करो फिर मैं आपको सुनाता हूँ, याद आ गया मुझे। हाँ। सब कुछ जो मिल गया जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, ये कुछ अधूरी सी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मज़ा बरकरार रखती है। क्या बात है। तो शायर क्या कह रहा है कि जाने क्या बात है तुझ में, जाने क्या बात है तुझ में, समझना चाहा जब भी आई नहीं बात समझ में। शराब के लिए बोल रहा, प्यार के लिए अपने। जब जब साथ छोड़ने की कोशिश करी वो हुई नाकाम, जब जब साथ छोड़ने की कोशिश करी वो हुई नाकाम, तो साकी इसी बात पे फिर दे दे जाम पे जाम। जियो बात। तो मैं ऐसा कभी कभी कुछ ना फनी मूड में होता हूँ तो लिख लेता हूँ ये सब चीज़ें ना। तो ये मिर्ज़ापुर वाले आप ही तो नहीं लिखी थी जो लास्ट में आई थी? कौन सी? वो जो घोड़ा वोड़ा वाली आई थी। नहीं मैं आपको सुनाऊंगा, ऐसी 3-4 मैंने चीज़ें लिख रखी हैं, इस वाले फ़ोन पे है नहीं, एक बार पर्सनली भेजा करूंगा आपको, मैं तंग करूंगा मेरी शायरी से आपको। हमको समझ में आ गया आपको ऐसे रोल क्यों मिलते हैं। इसीलिए अब तो तोड़ दिया यार। हाँ तो वही मैंने कहा ना कि इसमें डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर को मेरा सलाम था। हाँ। कि यार सोचा कैसे। कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं था, डायरेक्टर ही कास्टिंग डायरेक्टर था। और मतलब इतना प्यारा आदमी है वो, इतना प्यारा आदमी है कि मैं मतलब
कृतज्ञ हूँ। हाँ, मुझे बता रहे थे कुछ फिल्में और भी आपको दी है उन्होंने। हाँ, देना चाह रहे हैं वो। तो ये शायरी मत सुनाना प्लीज उसको यार। थैंक यू सो मच अमित, बहुत Thank you, मजा brother. आया आपके साथ Thank बात you, करके, thank you. और लवली टॉकिंग टू यू। आई जस्ट होप कि अगली बार जब मिले तो ये फटके मिले। एंड आई शुड से कि भाई आप देखो, क्या है ना, पुराने ज़माने में बोलते थे ना, आपके मुंह में घी शक्कर, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आपके मुंह में, ठीक है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली टॉकिंग। थैंक यू ब्रदर, सेम है।